Good afternoon, students. This is my third video of this chapter, Balance of Payment of Macroeconomics of class 12 CBSE Economics. And in this video, I am going to make you understand the effect of devaluation of domestic currency, on export and import of goods and services. मीन्स इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि यदि डोमेस्टिक करेंसी का गवर्नमेंट्स डिवैल्यूएशन कर रही हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एज वेल एज वी विल स्टडी दैट what will be the effect of revaluation of domestic currency. If government is doing the revaluation of domestic currency, then what will be the impact of this on export and import of goods and services. मतलब गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट यदि डोमेस्टिक करेंसी का रीवैल्यूएशन कर रही है या डीवैल्यूएशन कर रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे. रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है इफ़ गवर्नमेंट इज़ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ revaluation means if government is increasing the value of domestic currency, it is known as revaluation of domestic currency. And devaluation of domestic currency means reduction in the value of domestic currency by government. यदि गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस कर रही है तो इसे बोलते हैं devaluation of domestic currency. और यदि गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है तो इसको बोला जाता है revaluation of domestic currency. अब क्वेश्चन ये है कि devaluation of domestic currency क्यों करा जाता है, इसका क्या पर्पज़ होता है. यदि गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर रही है, मतलब इफ़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग द डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल डिक्रीज. डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंपोर्ट डिक्रीजेस. सो इफ़ गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड वांट्स टू डिक्रीज द import, then government will do the devaluation of domestic currency. And if government wants to decrease the export and increase the import, in that case government will do the revaluation of domestic currency, because if there is a revaluation of domestic currency means if there is decrease in the value of domestic currency, then what will happen, export will decrease and import will increase. So if goal of government is to reduce the export and increase the import, then government will do the revaluation of domestic currency. Now in detail we'll try to understand that how because of devaluation export increases, import decreases, and how because of revaluation export decreases, import increases. इन्हीं को हमको डिटेल में स्टडी करना है. इसको यदि समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है या एक्सपोर्ट के प्रोसेस में होता क्या है. सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट, और ये जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया को मैं डोमेस्टिक कंट्री मान रहा हूँ, अदर कंट्रीज आर फॉरेन कंट्रीज. इज दिस क्लियर. तो एक्सपोर्ट में क्या होगा, सेलिंग ऑफ इंडियन गुड्स टू अब्रॉड, मतलब इंडियन गुड्स की सेलिंग फॉरेन कंट्रीज़ को होगी. ओके, तो इस केस में क्या होगा, फॉरेनर्स हैव टू पे टू इंडियन सेलर्स. इस केस में क्या करना होगा, फॉरेनर्स को इंडियन सेलर्स को पे करना होगा. तो इंडियन सेलर्स को यदि इनको पे करना है फॉरेनर्स, तो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में तो पे करेंगे नहीं. इंडियन सेलर्स विल नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन करेंसी, तो इंडियन सेलर्स विल एक्सेप्ट द डोमेस्टिक करेंसी. तो इसलिए फॉरेनर्स जिनको इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, बिकॉज दे हैव टू पे इंडियन सेलर्स, तो इंडियन सेलर्स को उनको पे करना है, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव टू परचेज इंडियन करेंसी. मतलब फॉरेनर्स, इस केस में फॉरेनर्स हैव टू बाय व्हाट, रुपीज़. फॉरेनर्स को रुपी को परचेज करना पड़ेगा. ओके, अब क्या होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ रुपी इज़ इंक्रीजिंग, यदि रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है,
देन फॉरेनर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मीन्स एक्सपोर्ट में क्या होगा, सेलिंग ऑफ इंडियन गुड्स टू अब्रॉड, मीन्स इंडियन सेलर्स विल सेल इंडियन गुड्स टू फॉरेनर्स। मीन्स एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, फॉरेनर्स हैव टू पे टू इंडियन, मीन्स इस केस में फॉरेनर्स को इंडियंस को पे करना है, इंडियन सेलर्स को पे करना है। तो इंडियन सेलर्स को किस टर्म में पे करेंगे, रुपीज़ के टर्म्स में। तो उसके लिए फॉरेनर्स के पास तो रुपीज़ है नहीं, दे आर हैविंग देयर ओन करेंसी लाइक डॉलर। तो उनको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से फॉरेनर्स हैव टू परचेज रुपीज़। अब यदि रूपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, यदि रूपी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रूपी इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि उनको रूपी के टर्म्स में इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए पे करना है, इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेनर्स के लिए क्या हो जाएंगे, कॉस्टलियर हो जाएंगे। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ रूपी इज डिक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन, because rupee has become cheaper for the foreigners, that is why Indian products will also become cheaper for the foreigners। तो इस तरह से एक्सपोर्ट का प्रोसेस चलता रहता है। मतलब एक्सपोर्ट के केस में यदि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेनर्स के लिए कॉस्टलियर हो जाएंगे, और यदि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेनर्स के लिए क्या हो जाएंगे, चीपर। इज दिस क्लियर। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। सपोज एक प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट एक्स, और इसका प्राइस इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, सपोज प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹50। इज दिस क्लियर। नाउ सपोज इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब एक फॉरेनर है जो इस एक्स प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। सपोज एक्सचेंज रेट इज लाइक दिस, $1 इक्वल्स टू ₹50। दिस इज द एक्सचेंज रेट। मतलब यदि कोई फॉरेनर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो फॉरेनर डॉलर लेकर आएगा और डॉलर से क्या परचेज करेगा, ₹50। ओके, तो यदि $1 वो लेकर आता है, $1, तो कितना परचेज करेगा, ₹50। और ₹50 से एक्स की कितनी यूनिट परचेज करेगा, 1 यूनिट ऑफ एक्स। इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं PX। डॉलर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स $1 हो गया ना। डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्म में इसका प्राइस कितना है, ₹50। फॉरेन एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल्स टू ₹50। इसका मतलब $1 लेकर आएगा तो ही विल गेट ₹50। विद द हेल्प ऑफ ₹50 ही विल बी एबल टू परचेज 1 unit of x. It means $1 equals to ₹50 equals to 1x. It means price of x equals to $1 in terms of dollar. अब सपोज डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाता है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, इस केस में क्या होगा ये हमको देखना है। अभी हमने देखा कि डॉलर के टर्म्स में इस प्रोडक्ट की वैल्यू अभी कितना है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज $1। ये हमने देख लिया। अब सपोज रूपी का डीवैल्यूएशन हो जाता है। डीवैल्यूएशन का मतलब अभी $1 इक्वल्स टू ₹50 था, अब $1 इक्वल्स टू ₹100 हो गया। मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई। पहले $1 में कम हम खरीद पाते थे, नाउ रुपीज़ हैज़ बिकम चीपर, दैट इज़ वाई विद द हेल्प ऑफ $1 वी आर गेटिंग ₹100। मतलब अब वो फॉरेनर $1 इंडिया में लेकर आएगा, इंडिया में, तो ही विल गेट ₹100। और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डोमेस्टिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी ये ₹50 में बिक रहा है। तो ₹100 यदि इसके पास है तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स ही विल बी एबल टू परचेज, द प्राइस ऑफ एक्स इज ₹50, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो $1 इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, सो 1 यूनिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 $। तो आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर प्राइस ऑफ एक्स हैज़ रिड्यूस्ड। पहले प्राइस ऑफ डॉलर कितना था, ₹50। प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट वॉज $1 in terms of dollar. Now price of this product X has reduced from $1 to $0.5। तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सॉरी, बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इस प्रोडक्ट की वैल्यू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी के टर्म्स में रिड्यूस हो गई। इसीलिए जब प्राइस रिड्यूस होने के कारण इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के कारण इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर। अब एक दूसरा केस लेकर देखते हैं। अनदर केस, यहाँ तक एग्जाम्पल सेम है। मतलब $1 इक्वल्स टू ₹50 इज एक्सचेंज रेट एंड द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक
price in terms of domestic currency of product is 50 rupees. Now suppose there is a revaluation of domestic currency, means the value of domestic currency is increasing, means now $1 equals to becomes rupees 25. अब रुपए की वैल्यू बढ़ गई, मतलब रुपया महंगा हो गया. पहले $1 में ज़्यादा रुपीज़ हम परचेज करते थे, अब कम रुपीज़ फॉरेनर्स परचेज कर पा रहे हैं. एंड सपोज अनदर फॉरेनर हु वांट्स टू परचेज X, domestic price of X is not changing, means in terms of domestic currency price of X is fixed, even at present it is 50 rupees. Now अब ये फॉरेनर आता है, इसको 1 यूनिट ऑफ X यदि परचेज करना है तो हाउ मेनी रुपीज़ विल बी रिक्वायर्ड, 50 रुपीज़. ओके, तो यदि $1 लेकर आता है तो उस $1 के साथ वो कितना रुपीज़ परचेज कर पाएगा, 25 रुपीज़. बट टू परचेज 1 यूनिट ऑफ X ही रिक्वायर्ड 50 रुपीज़. तो कितना डॉलर चाहिए उसे, $2. $2 इक्वल्स टू इस केस में होगा ₹50. और 50 रुपीज़ में हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ X विल परचेज, 1 यूनिट ऑफ X. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इन दिस केस 1x इक्वल्स टू $2, मतलब 1 यूनिट ऑफ X परचेज करने के लिए $2 रिक्वायर्ड है. पहले कितना डॉलर रिक्वायर्ड था, $1. सो द प्राइस ऑफ X इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मीन्स डोमेस्टिक मार्केट में X का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, बट इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम $1 to $2. तो प्राइस इंक्रीज होने के कारण इस X प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इसी कारण एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अब हम इंपोर्ट की बात करते हैं. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑपोजिट होता है. इसमें इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट मीन्स परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स बाय इंडियन. यही होता है इंपोर्ट में, परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स बाय इंडियंस. अब इंडियंस फॉरेन गुड्स को परचेज करेंगे तो दे विल हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में पे करना है तो इंडियंस को परचेज करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी, मतलब इंडियंस हैव टू बाय फॉरेन करेंसी मीन्स डॉलर. Okay, now in case of import there is purchasing of foreign goods by Indians foreign goods की purchasing कर रहे हैं. For that they have to pay in terms of foreign currency to the foreign sellers. इस केस में फॉरेन सेलर्स को इंडियंस को पेमेंट करना है तो दे विल हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर. सो इंडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर परचेजिंग द फॉरेन गुड्स, बिफोर इंपोर्टिंग, इंडियंस विल हैव टू बाय डॉलर और डॉलर के टर्म्स में पे करेंगे. ओके, सो इफ द प्राइस ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग, मीन्स इफ द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इफ द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज decreasing means the price of dollar is increasing. There is opposite relation. In previous video I have told you that there is opposite relation between the price of domestic currency and price of foreign currency. So if there is devaluation, यदि domestic currency की value decrease हो रही है तो dollar की value क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. Because of increase in the price of dollar, the prices of foreign goods in terms of dollar will increase. That is why Indians will decrease the demand of foreign goods and import will decrease. And if there is revaluation of domestic currency, मतलब domestic currency मतलब rupees की value यदि increase हो रही है तो value of dollar will decrease, the price of dollar will decrease. If the price of dollar is decreasing, then for Indians buyers फॉरेन प्रोडक्ट्स विल बिकम चीपर इन टर्म्स ऑफ डॉलर. क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया तो डॉलर के टर्म्स में इंडियंस के लिए फॉरेन प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, चीपर. दैट इज़ वाई इंडियंस, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, नाउ इंडियंस विल परचेज मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी एंड इम्पोर्ट विल, इन दैट केस इम्पोर्ट विल इंक्रीज. इसको भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं. सपोज एक प्रोडक्ट है अमेरिका में एंड प्रोडक्ट का नाम है एक्स, प्राइस ऑफ एक्स सिंस इट इज़ बीइंग सोल्ड इन अमेरिका तो इसीलिए इसका प्राइस अमेरिकन करेंसी के फॉर्म में दिया गया है $. प्राइस है $1. ओके, और एक इंडियन है जो इसको परचेज करना चाहता है तो पहले देखना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है. $1 इक्वल्स टू ₹50. तो ये इंडिविजुअल क्या करेगा, RBI के पास जाएगा एंड दिस पर्सन विल पे ₹50 टू RBI. ये इंडिविजुअल RBI को ₹50 पे करेगा, ₹50. तो इसको कितना मिल जाएगा, $1. और $1 मिलेगा
तो कितना एक्स का परचेज कर लेगा ये 1 यूनिट ऑफ एक्स। इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज ₹50। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया 50 हो गया। नाउ सपोज देयर इज डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, मतलब $1 इक्वल्स टू हो जाता है ₹100। $1 इक्वल्स टू ₹100 हो जाता है। इसका मतलब अब ये इंडिविजुअल जो है $1 परचेज करने के लिए इसको कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, दिस इंडिविजुअल, क्योंकि $1 परचेज करेगा तभी 1 यूनिट ऑफ एक्स परचेज कर पाएगा, क्योंकि उसका प्राइस इंटरनेशनल करेंसी के फॉर्म में $1 है। सो दिस पर्सन नाउ विल पे हाउ मच ₹100 पे करेगा तो कितना मिलेगा इसे $1। $1 से कितना परचेज करेगा 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो अब डोमेस्टिक करेंसी के फॉर्म में इस फॉरेन प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, प्राइस ऑफ एक्स ₹100। तो इस प्राइस का इस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ है, मतलब डॉलर के टर्म्स में इसका प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रुपीज़, इसका प्राइस ₹50 से बढ़ के कितना हो गया ₹100। क्यों? बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का इस केस में क्या हो गया है, डिवैल्यूएशन हो गया है। तो डोमेस्टिक करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के प्राइसेस डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। और इस केस में क्या होगा, यदि इंपोर्ट, इस केस में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इंपोर्ट विल डिक्रीज, इस केस में इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। अब एक दूसरा केस लेते हैं जो इसका ऑपोजिट है। सपोज़ यहाँ तक केस सेम है, एक अमेरिकन प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है $1 एंड एक्सचेंज रेट initially was $1 equals to ₹50. That is why the price of this product which was being sold in America in terms of Indian currency, that is rupees, was ₹50. Now suppose there is revaluation of domestic currency, रुपए का revaluation हो जाता है, $1 equals to हो जाता है ₹25। ओके, $1 equals to ₹25 हो जाता है। इसका मतलब पहले ₹50 स्पेंड करता था जब ये इंडिविजुअल, तो कितना मिलता था इसको, $1 मिलता था। अब ₹50 यदि ये इंडिविजुअल स्पेंड करता है ₹50, तो इसको कितना मिल जाएगा $2। और $2 यदि ये इंडिविजुअल खर्च करता है $2, तो इसको कितने यूनिट्स ऑफ एक्स ही विल बी एबल टू परचेज, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। तो हम बोल सकते हैं इफ 2 यूनिट्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ₹50, इट इम्प्लाइज दैट 1x इक्वल्स टू ₹25। तो आप देख सकते हैं इस केस में इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, डॉलर के टर्म्स में, द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग सोल्ड इन अमेरिका हैज़ नॉट रिड्यूस्ड, बट बिकॉज ऑफ revaluation of domestic currency, in terms of domestic currency its price has reduced from ₹50 to ₹25। तो प्राइस इंडियन मार्केट में इस प्रोडक्ट का कम हो जाने के कारण अब क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इस केस में इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या पड़ा। मैंने आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर समझाया, यहाँ पे इसी को कैसे एग्जाम में लिखना है उसको समझाया गया है। इफेक्ट ऑफ devaluation of domestic currency on export and import. First of all, we'll see the effect of devaluation of domestic currency on export. Devaluation of domestic currency यहाँ पे हो रहा है, पहला पॉइंट। devaluation of domestic currency का मतलब हम जानते हैं, due to this the value of domestic currency decreases. devaluation of domestic currency मतलब government is reducing the value of domestic currency. अब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ड्यू टू दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकम्स चीपर इन इंटरनेशनल मार्केट। अब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाने के कारण नाउ फॉर फॉरेनर्स, बिकॉज इन केस ऑफ export foreigners have to purchase domestic currency because domestic currency has become cheaper, that is why domestic product will become cheaper in international market। अभी मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर समझाया। इंटरनेशनल मार्केट में अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके कारण क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिकम चीपर, नाउ फॉरेनर्स विल बी एबल टू परचेज मोर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी since they have to pay in terms of domestic currency, because so in this case now they are able to purchase more domestic currency, so they will be able to purchase more of domestic product, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परचेजिंग ज़्यादा होगी और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ड्यू टू दिस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट विल इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट विल इंक्रीज। इस तरह से आप सोचेंगे इफ देर इज डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कैसे एनालाइज करेंगे डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब रुपया क्या हो गया, सस्ता हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू कम हो गई मतलब रुपया फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो गया। नाउ फॉरेनर्स विल बी एबल टू परचेज मोर ऑफ रुपीज़, with the help of more of rupees they will be able to purchase more of domestic products, so demand of domestic product in international market will increase and export will increase। अब इसका इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंपोर्ट हमको फॉरेन कंट्रीज से करना है, इसीलिए फॉरेन करेंसी के बारे में इसमें हमको एनालाइज करना है इन केस ऑफ इंपोर्ट। अगेन क्या हो रहा है, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपया क्या हो गया, सस्ता, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फॉरेन करेंसी का प्राइस। ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, मतलब डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस द फॉरेन प्रोडक्ट बिकम कॉस्टलियर इन डोमेस्टिक मार्केट। अब डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट कॉस्टलियर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस केस में डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो गया है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डॉलर, नाउ इंडियन traders will be able to purchase less quantity of dollar, and with the help of less quantity of dollar they will be able to purchase less quantity of foreign goods. So due to this the demand of foreign products decreases in domestic market and import decreases, इस कारण import decrease हो जाएगा। तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण फॉरेन प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है या प्राइस जो है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में दिखाया गया है। फॉरेन करेंसी हैज़ बिकम कॉस्टलियर, इट मीन्स फॉरेन प्रोडक्ट्स हैज़ बिकम कॉस्टलियर इन डोमेस्टिक मार्केट। इंडियन मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स क्या हो गए हैं, कॉस्टलियर हो गए हैं। कैसे, मैंने अभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिमांड ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड इम्पोर्ट डिक्रीजेस, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका एक्सपोर्ट पे जब इम्पैक्ट देखना है तो डोमेस्टिक करेंसी के बारे में हमको सोचना होगा। तो रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू मतलब रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो जाने के कारण नाउ फॉरेनर्स विल बी एबल टू परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ रुपीज़ एंड दे विल बी एबल टू परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। रूपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाने के कारण इंडियन प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू को रूपी के टर्म्स में दिखाया गया है, इंडियन प्रोडक्ट्स का प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ड्यू टू दिस द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकम कॉस्टलियर इन इंटरनेशनल मार्केट। अब रुपीस महंगा हो गया ना यहाँ पे, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपए का प्राइस बढ़ गया। रुपए का प्राइस बढ़ गया तो इंडियन प्रोडक्ट्स जिनका प्राइस रुपीज़ के टर्म्स में है उनका प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड ड्यू टू दिस डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट विल डिक्रीज। एक इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा एनालाइज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज रूपी हैज़ बिकम कॉस्टलियर सो फॉरेनर्स विल बी एबल टू परचेज लेस क्वान्टिटी ऑफ रुपीज़। With the help of less quantity of rupees they will be able to purchase less quantity of Indian products, so demand of Indian domestic product in international market will decrease, export will decrease। और इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको क्या एनालाइज करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस इंक्रीज हो गया, इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा ऑन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी विल डिक्रीज। फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण फॉरेन प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में उनके प्राइस को शो करा गया है, वो फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडियंस के लिए क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। सो ड्यू टू दिस द फॉरेन प्रोडक्ट्स बिकम चीपर इन डोमेस्टिक मार्केट। इंडियन मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स चीपर हो जाएंगे। ड्यू टू दिस डिमांड ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, इम्पोर्ट विल इंक्रीज। इसको दूसरे तरह से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब रूपी का वैल्यू इंक्रीज हो गया। ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो डॉलर हो जाएगा, because of this dollar has become cheaper for Indians, so Indians will be able to purchase more dollar. With the help of more dollar they will be able to purchase more of foreign products. Due to this demand of foreign products will increase in India market and import will increase। इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। if पूछा जाता है कि what is the effect of revaluation of domestic currency on export and import। और थर्ड मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो उस वीडियो में मैंने आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बताया था। अब थर्ड वाला हमको आज पढ़ना है मैनेज्ड फ्लोटिंग। देयर इज़ अनदर फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम दैट इज़ नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग जो सिस्टम होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड
एंड फ्लैक्सिबल। ये दोनों सिस्टम का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्यों, इसमें क्या होता है, इट इज़ दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये सिस्टम कैसा होता है, इट इज़ दैट exchange rate system in which foreign exchange rate is determined by demand and supply, like flexible exchange rate system of foreign currency. But government interferes, government किस सिस्टम में इंटरफेयर करती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, इफ़ एक्सचेंज रेट इज़ टू हाई या टू लो। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट्स क्या करती है, हायर लिमिट एक्सचेंज रेट की और लोअर लिमिट गवर्नमेंट एक फिक्स कर लेती है। सपोज गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज की हायर लिमिट फिक्स करी $1 इक्वल्स टू रुपीज़ सपोज 100, और लोअर लिमिट फिक्स करी $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 20। यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके बीच में मूव कर रहा है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो इफ़ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ अंडर दिस हायर एंड लोअर लिमिट्स डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर और लोअर लिमिट डिटरमाइन कर लिया है सपोज, यदि इसके बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट मूव कर रहा है तो इट विल बी डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ डिमांड and supply of foreign currency, government will not interfere. But if it is crossing this limit, suppose ये लोएस्ट वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज का सेट करा है, फॉरेन करेंसी की लोएस्ट वैल्यू $1 इक्वल्स टू 20 रुपीज़, और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिटरमाइन होता है, इसको भी पार कर जाता है और ये हो जाता है $1 इक्वल्स टू रुपीज़ 18। इस केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और इसको ये हाईएस्ट और लोएस्ट लिमिट के बीच में कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला के सेट कर देगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर देगी कि अब $1 इक्वल्स टू होगा, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ₹50, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से इसको छोड़ देगी, ये दिस विल चेंज ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट इंटरफेयर until it crosses, means foreign exchange rate is crossing this limit. Suppose again after 5 months it is crossing the upper limit cross कर गया, ये हो जाता है $1 इक्वल्स टू ₹101। अब हाईएस्ट लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 फिक्स किया, इसको भी क्रॉस कर गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से इसको इसके बीच में हाईएस्ट और लोवेस्ट लिमिट के बीच में लाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स कर देगी। तो जब हाईएस्ट और लोवेस्ट लिमिट को ये क्रॉस करी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट्स फिक्स करती हैं वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट इज़ नोन एज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, और जब अपने आप होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्सिबल। तो जब हाईएस्ट और लोएस्ट लिमिट के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रह रही है तो इट इज़ बीइंग डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड इफ इट इज़ क्रॉसिंग द लिमिट देन गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग एंड इट इज़ फिक्सिंग इट्स लिमिट between the highest and lowest limit. So in this case it is becoming the example of fixed exchange rate system. So most of the times in managed floating exchange rate system, exchange rate is determined on the basis of demand and supply, and sometimes when it crosses the highest and lowest limit it is fixed by government, so it becomes a kind of fixed exchange rate system. तो इसीलिए इसको बोलते हैं floating, means it is changing automatically on the basis of demand and supply. तो ये हो गया floating। और मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिमिट देन इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिमिट। तो इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। बड़ा सिंपल है, इट इज़ दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, बट गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इफ एक्सचेंज रेट इज़ टू हाई और it is too low. Is this clear? So this is all about today's topics. Thank you.